नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज 20 जनवरी की प्रतीक्षा हमारे सभी एसएसआर वॉरियर और दिशा की लड़ाई लड़ रहे सभी योद्धा को होगी। हम सबको प्रतीक्षा थी 20 जनवरी को कुछ ना कुछ होगा। अभी जब 1 बज रहे हैं तब तक मैंने इंतजार किया और लगातार सुबह से हमारे वकीलों की जद्दोजहद चलती रही। आप सबको मालूम है कि रात लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास एक दिन आगे कौन कौन से केस सुने जाएंगे उसकी लिस्टिंग होती है। रजिस्ट्री उसको कहते हैं, महाराष्ट्र में रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, वहां से केस संख्या आती है और उसकी लिस्टिंग होती है कि कितने नंबर पे कौन सा केस हियरिंग के लिए लिस्ट हुआ है। रात में काफी देर तक वकीलों की टीम हाईकोर्ट में जमी हुई थी और रजिस्ट्रार ऑफिस में भी वो लोग संपर्क कर रहे थे और तकरीबन 11 बजे ये कंफर्म हुआ कि दिशा की सुनवाई आज लिस्ट नहीं हो पा रही है। फिर भी हमारे वकीलों ने हिम्मत नहीं हारी, अपने तरफ से कोशिश वो करते रहे और आज सुबह भी वो इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे थे कि आज उसकी सुनवाई हो जाए किसी भी तरीके से। लेकिन अंततः सुनवाई की लिस्ट तैयार हुई जिसमें दिशा केस को लिस्ट नहीं किया गया। आज मुंबई हाईकोर्ट के माननीय जजों और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत से आज सीधा सवाल करेंगे। सीजीआई पर हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत पर। आप सबको मालूम होगा कि सूर्यकांत जी ने लगातार इधर कुछ ऐसे फैसले दिए जो फैसले जनोपयोगी फैसले थे, जनता के हित के लिए फैसले थे। आते ही उन्होंने कहा एसिड अटैक को लेकर के जो 16 वर्षों से मामला लंबित था रोहिणी कोर्ट में, उसकी फाइल मंगा ली। इतना ही नहीं, सीजीआई सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों को आदेश दे दिया कि अगर किसी भी अदालत में एसिड अटैक से लेकर के कोई भी मामला लंबित है, उसकी क्या स्थिति है, जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कहां तक जांच पहुंची है, कौन जांच में रोड़ा अटका रहा है, इस सारे की डिटेल सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाए और उसके बाद से ही हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, देश भर की अदालतें एक्टिव हो गई और माननीय सीजीआई के समक्ष वो सारे रिपोर्ट भेजने शुरू हो गए जो देश भर की अदालतों में लंबित थे एसिड अटैक को लेकर के। और इससे यह स्पष्ट हुआ था कि सीजीआई इतने संवेदनशील हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, बेटी बचाओ पहले, तभी तो पढ़ेगी बेटी। तो बेटियों को बचाने के लिए सीजीआई की जो संवेदनशीलता थी वो शुरुआती दिनों में ही दिख गई। जो शुरुआती कुछ फैसले आए सीजीआई के कुर्सी संभालते ही, उसमें से ये एक फैसला था। और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस हो या क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो भी मामला है, उस पर बेहद संवेदनशील दिखे सीजीआई सूर्यकांत। लेकिन आज मैं सीजीआई सूर्यकांत की अदालत में दरखास्त करने आया हूं कि कर्नाटक का अगर डीजीपी, जो ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के लिए जो महकमा है, उसके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, तो कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव, उनको डॉक्टर कहना ठीक नहीं है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में उनका वीडियो, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है।
कर्नाटका सरकार ने उन्हें अभी सस्पेंड किया है, आदेश दिया है कि आपके खिलाफ जो इंक्वायरी होगी उसके लिए आप हेडक्वार्टर में बने रहें, मतलब बेंगलोर नहीं छोड़ सकते हैं, वहीं पर उनको रहने के लिए कहा गया है। लेकिन आज मुंबई की अदालत से, माननीय जजों से सीधी बात करना चाहता हूं। पटना में जो कुछ हो रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। सुशांत केस का जो हश्र हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन दिशा केस को पूरी शिद्दत से लड़ते हुए पिछले 1 साल में लगातार हियरिंग, तारीख पर तारीख डलवाते हुए हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए जब फाइनल स्टेज था, जब यह कहना है कि एफआईआर दर्ज करोगे या नहीं करोगे। कल ही हमने इसकी चर्चा की। मैंने कल भी आपको बताया था कि मुंबई की पावर गैलरी में कोहराम मचा हुआ है, नींद नहीं आ रही है, वो रत जगा कर रहे हैं, वो सजग हैं, वो हर तरफ जा रहे हैं, वो हर कुछ अपना रहे हैं जो उनको अपनाना चाहिए, और वो चाहते हैं कि ये सुनवाई टलती रहे। हम लोग आशान्वित थे कि ये सुनवाई अब जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले के कोर्ट से जस्टिस सारंग के पास आ गया है। जस्टिस सारंग वही जस्टिस सारंग है जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई करना पड़ेगा, एफआईआर फाइल क्यों नहीं हो रहा है। 10 लोगों की लिस्ट दी थी जस्टिस सारंग ने, और उसमें चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम, केंद्रीय गृह मंत्रालय तक को संज्ञान लिया गया था, उनको भी नोटिस दिया गया था, सीबीआई को लिया गया था, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कहा गया था। ये थे जस्टिस सारंग। और मैंने जब कहा कि जस्टिस सारंग के बेंच में ट्रांसफर होते ही आरोपी के कान खड़े हो गए हैं और वो हर तिकड़म लगाएंगे कि किसी भी तरीके से इस मामले को टाला जाए। पहले तो उम्मीद थी कि 15 जनवरी का इंतजार था कि 15 जनवरी को कोई राजनीतिक लाभ न ले पिता पुत्र, इसलिए इस केस को टाल दीजिए। 15 जनवरी के बाद तारीख रखी गई, बहुत कैलकुलेटिव तारीख थी। और मैं आज बड़ी विनम्रता से फॉर्मली कह रहा हूं कि ये अदालत की वजह से, अदालतों के इस रवैये से रामचंद्र राव जैसे पुलिस अधिकारी आज नंगा नाच कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार को सब मालूम था। जब तस्वीर सामने आ गई, जब भग पिटनी शुरू हो गई, मुख्यमंत्री पर छीटाकसी शुरू हो गई कि उनका डीजीपी लेवल का अधिकारी इस तरह की रंगरेलियां मना रहा है, तो मुख्यमंत्री आईवॉश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस तरह की गतिविधियां होती क्यों हैं? ये वही रामचंद्र राव हैं जिनकी बेटी राम्या राव, स्टेप डॉटर हैं राम्या राव, जो गोल्ड स्मगलिंग में गिरफ्तार हुई थी, दुबई से सोना ला रही थी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अदालतें असंवेदनशील हो गई हैं। आज पूरी विनम्रता से यह बात मजबूती के साथ कहना पड़ रहा है कि मुंबई हाई कोर्ट ने अपना वो स्वरूप दिखला दिया है जिससे लोगों का भरोसा अब धीरे धीरे उठता जा रहा है। आखिर क्या बात हो गई? ऑलरेडी आपने 1 महीने की तारीख दी थी, 1 महीने का वक्त मिल गया था, फिर भी केस लिस्ट नहीं हुआ। अभी तक तो चलिए पॉलिटिकल बात हो रही थी, फिर भी केस लिस्ट नहीं हुआ। ऐसे ही अदालतें चलेंगी। मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मैं यह अनुरोध करता हूं, उनके ऊपर और भी कई सारे आरोप लग रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता। इसके पहले जो मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आजकल दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। 1.5 साल तक उन्होंने पीआईएल की सुनवाई नहीं की, और तब जाकर के मार्च में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने सतीश साल्यान को सामने ला करके सतीश साल्यान की याचिका दायर की। लेकिन पीआईएल की सुनवाई जस्टिस दीपेंद्र उपाध्याय के रहते हुए नहीं हुई, और अगर होती भी तो वो पूछते आपका लोकस क्या है। दूसरे जस्टिस आए हैं तो नीलेश ओझा को इंप्लीकेट करने के लिए 5 जजों की बेंच बन गई, हुआ कुछ नहीं, आधार गलत था, 5 जजों की बेंच बनी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिशा के पिता के वकील हैं, इसलिए कि वो दिशा के पिता के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं।
इसीलिए कि उनके उनके सर पे न भाजपा का हाथ है, न कांग्रेस का हाथ है, न पवार का हाथ है। ठाकरे के खिलाफ तो वो खड़े ही हैं। इसीलिए उनके खिलाफ 5 जजों की बेंच बिठा दो। और जब उन्होंने तर्क दिया कि जिस आधार पर आपने मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने की बात की है, वो आधार ही गलत है, अब आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। नीलेश ओझा ने प्ली दिया कि अब आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ जो उन्होंने कंप्लेन किया था,